हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आपका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है द वी शो। आज हम बात करेंगे टेक्निकल रेजिग्नेशन की। टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है और गवर्नमेंट सर्विस में इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर कोई बंदा टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेक्निकल रेजिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है। तो मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं तो टेक्निकल रेजिग्नेशन वो होता है जब कोई एम्प्लॉई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और गवर्नमेंट सर्विस के दौरान वो किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करता है, किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्विस के लिए विद इन द डिपार्टमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस केस में अगर वो अप्लाई करता है थ्रू प्रॉपर चैनल और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उस केस में उसको रेजिग्नेशन एक फॉर्मेलिटी के तहत दिया जाना होता है अपने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को। तो उस रेजिग्नेशन को हम ट्रीट करेंगे एज ए टेक्निकल रेजिग्नेशन। लेकिन इस केस में जो कंडीशन है कि आपने जो अप्लाई किया है वो थ्रू प्रॉपर चैनल किया होना चाहिए। तो एक बार डीओपीटी क्या डेफिनेशन इसका देता है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो डीओपीटी के अनुसार द रेजिग्नेशन वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर ए पोस्ट इन सेम और सम अदर डिपार्टमेंट एंड इज ऑन सिलेक्शन रिक्वायर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स विल बी ट्रीटेड एज ए रेजिग्नेशन, टेक्निकल रेजिग्नेशन, जैसा कि मैंने बताया। टेक्निकल रेजिग्नेशन की सारी टर्म्स जो हैं, एक ओएम है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो मैंने मेरे पीपीटी में आपको नजर आ रहा होगा, ओएम नंबर 3379 E3B/65 डेटेड 17/6/1965। तो इसके अनुसार सारी जो उसमें कंडीशंस हैं वो उसमें दी गई है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, गूगल पे सिंपली अब अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ हो कहीं दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली, उसके बाद अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने से पहले, उस केस में टेक्निकल रेजिग्नेशन का क्या फंडा होगा उसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के पहले अप्लाई किया हुआ है तो टेक्निकल रेजिग्नेशन उस केस में माना जाएगा। उसकी कुछ शर्तें हैं। तो फर्स्ट है कि भाई जैसे ही आपने अप्लाई किया हो और आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया हो तो आप जैसे ही ज्वाइन किया उसी टाइम आपको बताना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को कि मैंने फला फला ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, और उसकी सारी जानकारी आपको डिपार्टमेंट को एक लेटर के फॉर्मेट में देनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं तो आपको उस टाइम पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है जो आपने अप्लाई किया था ये सर्विस ज्वाइन करने के पहले, तो इसलिए मैं उस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए आपकी एग्जिस्टिंग पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। ये आपके एप्लीकेशन जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये ऑथोरिटी पे भी डिपेंड करेगा जिसको आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं। दे विल जज दिस कि भाई अगर आप उस टाइम पर मान लो कि जिस टाइम आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे अगर आप इस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते और उस टाइम पे आप अप्लाई करते, वो ऐसा अज्यूम करके चलेगा, तो उस टाइम पे क्या उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती? अगर की जाती तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको रोक भी सकता है। अगर एम्प्लॉय होता तो उस केस में अगर वो उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता क्या वो वाली, तो इस टाइप से, या उसको जज कर सकता है कि 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के आधार पे टेक्निकल रेजिग्नेशन मायने रखेगा। अगर आपने अप्लाई किया हो गवर्नमेंट सर्विस तो इसके बेनिफिट पे बात आ जाती है। बेनिफिट का बात करते हैं हम। बेनिफिट क्या है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव इन इट। जब भी टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है ज्वाइन करने से पहले भी, तो आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो जो आपका लीव का जो बेनिफिट है, जो आपका अनयूटिलाइज्ड वो आपके नए डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। सीसीएल हो या एनी अदर काइंड ऑफ एनी लीव्स जो भी ड्यू हो या एडमिसेबल हो वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर इस केस में क्या है कि अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अगर पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज में अगर जाता है तो उस केस में उसकी ईएल का क्या है, एनकेसमेंट दे दिया जाता है, ना कि इसको फॉरवर्ड किया जाता है। क्योंकि हो सकता है पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी में कुछ डिफरेंट फंक्शन हो, डिफरेंट उसका प्रोसीजर हो ईएल का, इस वजह से उसको पैसा दे दिया जाएगा ईएल का, ईएल उसकी कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो ये भी एक तरह का बेनिफिट है। एलटीसी, अगर एलटीसी अनअवेल्ड है या कितनी एडमिसेबल है वो भी आपकी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी अगले डिपार्टमेंट में जहां पर भी आप जा रहे हैं। और अगर आपकी जॉब को एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में 4 इयर्स हुए हैं या 3 इयर्स हुए हैं, तो अगर आप नए डिपार्टमेंट में चले जाते हैं सिलेक्शन होने के बाद, तो वो जो है अगर फर्स्ट 8 इयर्स में आप इधर से उधर जाते हैं तो आपको एज ए फ्रेश रिक्रूटी ही वहां पर माना जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में भी। फ्रेश रिक्रूटी का मतलब यह है कि फ्रेश रिक्रूटी को 4 साल के ब्लॉक ईयर में फर्स्ट 3 होम टाउन और 1 ऑल इंडिया मिलता है।
LTC अगर आप जानेंगे ज्यादा तो आपको पता लग जाएगा। तो 8 साल तक फ्रेश जब भी जॉब करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इनिशियली 8 years ही इज ट्रीटेड एज ए फ्रेश रिक्रूटी। तो इस केस में अगर 3 साल के बाद भी आप एक डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे में चल जाते हैं तो भी आपका जो स्टेटस है फ्रेश रिक्रूटी का ही रहेगा और LTC के बेनिफिट वही मिलेंगे जो आपको मिलने थे। तो चलिए, पे प्रोटेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन देके अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में जाते हैं तो पे प्रोटेक्शन का क्या होगा। तो इसमें योर पे विल बी प्रोटेक्टेड, जितना मिल रहा है भाई उससे कम नहीं मिलेगा। और ये जो है एक नया OM आया है अभी, वो है OM नंबर 12/2/2017 एस्टेब्लिशमेंट पे 1 डेटेड 5/8/2020। उसमें पूरा बताया गया है कि क्या क्या सिनारियो रहेगा और कैसे कैसे पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पे प्रोटेक्शन का कि अगर आप चाहे हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे जा रहे हो या लोअर से हायर पे जा रहे हो या सेम टू सेम पोस्ट पे जा रहे हो, तो भी जो अभी आपको जो पे मिल रहा है उससे कम आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन का इंपॉर्टेंस इस चीज में बढ़ जाता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे केस भी कवर किए हैं कि कैसे कैसे पे प्रोटेक्शन होगा और उसका इलस्ट्रेशन भी मैंने इसमें दिखाया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे पे प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो हमने केस 1 एक यहाँ पे लेते हैं कि जब एक एम्प्लॉय हायर टू लोअर लेवल पोस्ट पे जाता है, मतलब वो लेवल 11 6600 ग्रेड पे काम कर रहा है और 5400 गे पे सिलेक्शन होता है, तो उसका पे प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि एक ऑफिसर है जिसका बेसिक पे 78,500 है इन द लेवल 11। तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जुलाई 2018। तो वो लेवल 10 में उसका पोस्टिंग हो गया, मतलब लेवल 11 से लेवल 10 में जा रहा है, मतलब 6600 से 5400 ग्रेड पे जा रहा है। तो उसका पे फिक्सेशन कैसे किया जाएगा। तो भाई इसमें यह है कि लेवल 10 में मिनिमम एंट्री लेवल बेसिक है 56,100। अगर आप पे लेवल मैट्रिक्स निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 56,100 जो उसका एंट्री लेवल बेसिक है लेवल 10 में, जहां पर वो जा रहा है अपॉइंटमेंट के बाद में। तो उसका जो लास्ट बेसिक था लेवल 11 में 78,500 इन लेवल 11, उससे वो कम है। तो हिंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन ही विल ड्रॉ द पे 78,500। भले ही वो नीचे वाली पोस्ट पे जा रहा है लेकिन उसको 78,500 रुपीज उसको बेसिक मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिल सकता। भले ही वो लेवल 11 से लेवल 10 में जा रहा है या 9 में जा रहा है 8 में जा रहा है, दैट डजंट मैटर, हिज पे विल बी प्रोटेक्टेड इन दैट केस। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ए टेक्निकल रेजिग्नेशन केस। तो उसकी पे है प्रोटेक्ट की जाएगी अगर वो लेवल 11 से या लेवल 13 से लेवल 10 में भी जा रहा है तो भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप मेरी PPT में देख सकते हैं इसको कि कैसे इलस्ट्रेशन मैंने दिया है। तो अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस 2 है कि अगर लोअर से हायर में जाता है, मतलब लेवल 10 में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेवल 7 में कर रहा है, उससे 8 में जाता है, 9 में जाता है, 10 में जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इसका इलस्ट्रेशन मैंने लिया है कि एन ऑफिसर वाज ड्रॉइंग पे ऑफ 58,600 इन लेवल 7। लेवल 7 में उसकी पोस्टिंग है और 58,600 रुपए का उसका बेसिक है। उस केस में क्या होगा, वो जा रहा है लेवल 10 में जा रहा है, लेवल 7 से लेवल 10 में। तो लेवल 10 का मिनिमम बेसिक 56,100 होता है, हम जानते हैं, लेकिन वो लेवल 7 में 58,600 रुपए मिल रहे थे उसको। तो इसमें पे प्रोटेक्शन क्या होगा कि उसको 56,100 न मिलके उसको इनिशियली शुरू से ही 58,600 रुपए मिलते रहेंगे, उसका पे विल बी प्रोटेक्टेड। आप मेरी PPT में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बनाया हुआ है। थर्ड केस है कि अगर लेवल 10 से लेवल 10 में ही चला गया, मतलब 5600 ग्रेड पे से 5400 से 5400 में चला गया, 6600 से 6600 में चला गया, उस केस में भी सेम कंडीशन है कि अगर मान लो कि मैंने एक इलस्ट्रेशन जो आपको दिख रहा है PPT पे कि 58,600 है उसका बेसिक लेवल 7 में और वो लेवल 7 में ही जाता है, तो उसका क्योंकि लेवल तो उसमें पे प्रोटेक्शन कैसे होगा। लेवल 7 का मिनिमम एंट्री लेवल बेसिक है 44,900 रुपए, लेकिन भाई उसको पहले से 58,600 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको 44,900 रुपए नहीं दिए जाएंगे, उसको 58,600 रुपए का बेसिक दिया जाएगा। तो इस तरीके से पे फिक्सेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में किया जाएगा। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाननी चाहिए और उसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। बेनिफिट्स में आ जाते हैं हम। पे प्रोटेक्शन के बाद पे प्रोटेक्शन का तो एक बेनिफिट है ही, उसके अलावा लीव ट्रांसफर होती है, LTC होती है और है GPF ट्रांसफर। भाई जिनको भी GPF जिनके एडमिसेबल था उस टाइम पे, अब आजकल के नए जो एम्प्लॉई हैं उनको तो GPF का फंडा नहीं है उनके पास, तो ट्रांसफर ऑफ GPF ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन वुड बी गवर्न्ड बाय रूल 35 ऑफ द जनरल प्रोविडेंट फंड CSR 1960। तो ये आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने इसको इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, सीनियरिटी का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेक्निकल रेजिग्नेशन आप देते हैं तो उसके बाद में आप नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। इस केस में एक
चीज आती है, एक टर्म है लियन। तो लियन अगर आपकी होती है तो लियन के केस में आप उस जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उससे वापस आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आके ज्वाइन कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट से छोड़ के गए और आपकी लियन उस डिपार्टमेंट में है जिससे छोड़ के गए, तो आप वापस 2 साल के अंदर उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। उस केस में आपकी सीनियरिटी वहां पर मेंटेन रहेगी, 2 साल के अंदर मेंटेन रहेगी। लेकिन जो आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड वहां पर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जहां गए, वहां पर जो आपने टाइम पीरियड आपका कंज्यूम हुआ है 1 ईयर और 1 ईयर 6 मंथ्स जो भी है, वो उस डिपार्टमेंट की पेरेंट डिपार्टमेंट की सीनियरिटी में काउंट नहीं होगा। बट आपकी पेरेंट डिपार्टमेंट में सीनियरिटी जैसी थी वो सब आपकी मेंटेन रहेगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। लीन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। अगला बेनिफिट है पेंशन बेनिफिट। पेंशन बेनिफिट में क्या है कि अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड थे, एक डिपार्टमेंट में दूसरे में जाते हैं, तो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम कंटिन्यू रहेगा। और वैसे ही अगर कोई एनपीएस वाला बंदा है, एनपीएस वाला अगर किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो उसका जितना भी अकाउंट्स था वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। प्रान अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नए डिपार्टमेंट में। तो इसके बाद ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। पेंशन बेनिफिट्स भी इसमें होते हैं। ट्रांसफर ऑफ सर्विस बुक, भाई इसमें क्या होता है कि जहां पर भी एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय जहां पे भी काम करता है, अगर आप एक डिपार्टमेंट में है दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी सर्विस बुक ट्रांसफर कर दी जाएगी विद ऑल द रिकॉर्ड्स। कितनी ईएल इसने ली थी, कितनी इसका बैलेंस है, या आपकी सर्विस बुक में जो भी एडवांस लिए उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी जिस टाइप के रहते हैं, वो सब आपको जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी वहां पर आपको आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाएगा। अब नीड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन पे भी आ जाते हैं कि आपने एक डिपार्टमेंट छोड़ दिया, टेक्निकल रेजिग्नेशन देके दूसरे डिपार्टमेंट में चल गए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो छोड़ा है और जिसमें गए हैं, दोनों के मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है अगर किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के, तब तो वो सेम कंटिन्यू होगा और कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहां पे अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है किसी एम्प्लॉय के लिए, तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। तो ये इसमें क्या है कि जब भी हमारी नई नौकरी लगती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में, या जो जैसा भी केस आप समझते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इनिशियली आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है और तरह तरह की जांचें की जाती है। तो अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो भाई उस केस में क्या होगा, अगर आपने जब वो टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया और जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, उस दोनों के बीच का पीरियड अगर 1 साल से कम है, तो जो आपका नेक्स्ट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है एचओडी है, वो जस्ट सिंपल 2 लाइन में पूछ लेगा अपने प्रीवियस वाले डिपार्टमेंट से क्या उसका वेरिफिकेशन किया गया था और ये सही है कि नहीं है, और उसकी जो वो लेटर से जो रिप्लाई आएगा उसके बेस पे उसको ओके करके उसको अपॉइंट कर लेगा। लेकिन अगर उसके टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में और नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में अंतर, उसका डिफरेंस ऑफ पीरियड अगर 1 ईयर से ज्यादा है, तो उसका फ्रेश कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाएगा, जैसे कि आपकी नई नई जॉब लगेगी तब किया जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो ये मेरी पीपीटी में मैंने बता दिया है कि 2 पॉइंट उसको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर 1 साल से कम का डिफरेंस है तो ओल्ड ऑफिस से पूछा जाएगा कि भाई इसका कैरेक्टर वेरीफाइड है कि नहीं है, और दूसरा पॉइंट है कि उसने जब तक नौकरी की है ओल्ड ऑफिस में तब तक वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस था कि नहीं था, या डाउटफुल इंटीग्रिटी तो नहीं थी, करके उससे पूछा जाएगा। और अगर पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, वेरिफिकेशन शुड बी कैरिड आउट इन फुल और अफ्रेश, जैसा कि मेरी पीपीटी में आपको नजर आ रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे टॉपिक को अच्छे से सुना और समझा। अगली बार मैं वीडियो लेकर आऊंगा LIEN, जिसको लियन बोला जाता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको वो जरूर देखना पड़ेगा। और अगर लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना कर दूंगा जो बहुत सारी जानकारी रखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।